sir. Good morning, Karthik. We will wait for a minute for others to join. Okay, so let's get started. Otherwise, you can't keep waiting, right? So, can you hear me properly? Vaibhav, can Yes, you? sir. Okay, yeah, great, Karthik. Okay. So, what we did in the last class was what are definite integrals, right? In a nutshell, definite integrals are nothing but finding the integral for the value of the upper limit and subtracting it for the integral at the value of the lower limit. Okay, so at this is called the upper limit, this is called the lower limit of the integral. So it will usually give you a number, but if these two are constants, if these are variables, then the resulting expression can be an expression in variables also. So these are definite integrals. If you really look at it, it looks like कि बस इंटीग्रल निकालना है, वैल्यूज डालने हैं और उतना ही है. तो अगर इंटीग्रल हमने सीख लिए हैं अच्छे से, जो हमारी इससे पहले की 7.9 तक जो एक्सरसाइजेस हैं वो सब हमने अच्छे से कर ली हैं, तो बस काफी हो गया और डेफिनेट इंटीग्रल्स भी कर पाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. वो इसलिए नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी दिए जाएंगे आपको जिनका इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना या तो बहुत कठिन है या समटाइम्स पॉसिबल भी नहीं है. और इस तरह के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कर पाते हैं यूजिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. ठीक है, तो ये जो हम प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के पूछे जाएंगे वो इनमें से कोई प्रॉपर्टी यूज करके ही होते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो इट इज अ सिंपल इंटीग्रल क्वेश्चन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज, राइट. तो एग्जामिनर्स यूजुअली वांट टू गिव क्वेश्चंस जिनमें ये प्रॉपर्टीज यूज हो, और यही प्रॉपर्टीज हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टीज समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टीज वन बाय वन करेंगे और ये भी समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ताकि ये हमारे दिमाग में ये प्रॉपर्टीज बैठ जाए. ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, वो ये है
कि जो वेरिएबल इसमें हम यूज करते हैं यहाँ पर, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, ये एक डमी वेरिएबल होता है। मैं x लिखूं या उसकी जगह t लिखूं या u लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो केवल और केवल लिमिट्स की टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो इसको कोई प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये वाला इंटीग्रल लेते हैं, मान लीजिए। So we can say x is equal to t. Then we will get dx is equal to dt. And the limits will not change, because when x is equal to a, t is also equal to a, and so on. So this will just become a to b f p dt. ठीक है, तो वेरिएबल बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इस पे समय नहीं लगाएंगे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सिंपल है, और वो क्या बोलता है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ लिमिट्स बदल दें, अपर लिमिट b थी, लोअर लिमिट a है, और इसको अगर हम चेंज करना चाहें, यानी a को अपर और b को लोअर लिमिट बनाना चाहें, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। लिमिट्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है इंटीग्रल में, और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसी चीज का एक सिंपल कॉरोलरी क्या निकल के आता है कि अगर लिमिट a से a तक है, यानी एक ही चीज अपर और लोअर लिमिट है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमें पता है, सेकंड फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस की वजह से, उससे हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो ये किसके इक्वल होता है, ये इस, अगर मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, तो ये इसके इक्वल होता है, राइट, विच इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। तो ऑब्वियसली अगर हम लिमिट्स उल्टे करेंगे तो क्या आएगा हमें, तब हमें आएगा राइट, विच इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो ये सेकेंड थियरम ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस से तो इमीडिएटली प्रूव हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, और ये जो है ये इसका स्पेशल केस है, क्योंकि एफ ए माइनस एफ ए जो है वो 0 ही होगा, राइट। तो ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है। हाँ, तो अब आते हैं हम, ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज थी, कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। ये क्या बताती है हमको कि जो लिमिट का इंटरवल है, क्योंकि ये इंटीग्रल किस में है, इन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो इसको हम कितने भी सब इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, और उनका जो सम रहेगा इंटीग्रल्स का, वो अगर जो आपका सब इंटरवल्स हैं वो ना तो ओवरलैपिंग है और फुली कवर करते हैं पहले इंटरवल को, तो ये हमेशा सच होगा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से, ऑब्वियसली हम इसको फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस से तो प्रूव कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा पहले वाला, तो ये है, राइट, दिस वी ऑलरेडी नो। व्हाट इज दिस पार्ट, व्हाट इज राइट हैंड साइड? देखिए राइट हैंड साइड क्या बन जाता है हमारा,
राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, राइट। सो ये इसको हम फंडामेंटल थ्योरम से तो प्रूव कर ही सकते हैं, लेकिन एक बार इसको हम ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ है हमारे पास जिसमें ये x है और ये f ऑफ x है, मान लीजिए x, ठीक है। तो ये जो है अब हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो what is this now? कौन बताएगा मुझे? कार्तिक आप बताइए, ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इस ग्राफ में क्या चीज है? कार्तिक? यस सर। हाँ, ये जो इंटीग्रल मैंने लिखा है डेफिनेट इंटीग्रल, इस ग्राफ में वो क्या चीज है? पता है आपको? सर नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अंजलि आपको मालूम है? नो सर। आपको भी नहीं पता है। वैभव? वैभव? नो सर। उर्वशी आपको पता है? उर्वशी? उर्वशी इज नॉट देयर। ओके, तो ये मैंने आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल शुरू कराए थे बताया था कि ये जो इंटीग्रल होता है, जब हम इसको इस तरह से इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं, तो वो इस कर्व के नीचे का एरिया है ए से बी तक, ठीक है। तो ये पूरा एरिया है, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल का ग्राफिकल मीनिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। जब आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन रहेगा तो आपको ये प्रॉपर्टीज समझने में बहुत आसानी होगी। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, अब हमने ये बोल दिया, मान लीजिए इसके बीच में मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ A1, A2, A3, A4, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया, राइट। तो पहला इंटीग्रल हो गया, अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरा हो गया इससे यहां तक का एरिया, तीसरा हो गया यहां से यहां तक का एरिया, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम इन सब एरियाज को जोड़ते हैं, इसको 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 और इसको, तो ऑब्वियसली पूरा एरिया मिल जाएगा हमें, राइट। तो इस वजह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये इसका एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हम जो उसकी लिमिट्स हैं उसको स्मॉलर बट नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। एग्जॉस्टिव बट नॉन ओवरलैपिंग, ठीक। अब flipping the graph horizontally in the given interval does not change the area under it, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, राइट। फॉर सिंप्लिसिटी आई विल टेक अ ग्राफ लाइक दिस, अ ट्रायंगुलर ग्राफ, ओके। नाउ ये A है, ये B है। अब मैं इसके अंदर का जो एरिया ऐसे ले रहा हूं, राइट। अब मान लीजिए मैं इस ग्राफ को फ्लिप कर देता हूं बिटवीन A एंड B, राइट। हाउ विल आई फ्लिप इट?
ठीक है ना, ये इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया मैंने ग्राफ को, तो कोई इसका एरिया तो सेम ही रहेगा ना, वो नहीं बदलेगा। तो वही चीज ये वाली प्रॉपर्टी बताती है। अगर हमारे पास f ऑफ x है a टू b, उसका इंटीग्रल हम ले रहे हैं, तो दैट इंटीग्रल विल बी सेम एज द सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। अगर हम रिप्लेस कर दें x की जगह उसका डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि ये हमने क्या किया है, देखिए अगर fx ये था, लाल वाला fx था, तो ये ब्लू वाला क्या है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। आप करके देख लीजिए, जब यहां पे डाल के देखिए कि क्या आता है। अगर a डालता हूं मैं इसमें x की जगह, तो क्या आता है, b आता है। ठीक है, यहां पे x की जगह a डालिए, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एट x is equal to a, we get f of b. Similarly, at x is equal to b, what will I get? What will I get? f of a, right? तो मैंने पलट दिया है अपने पूरे ग्राफ को, और ग्राफ को पलट भी दो तो उसका एरिया तो सेम ही रहेगा, राइट? ट्रायंगल को हम उल्टा भी कर दे तो एरिया सेम ही रहेगा, और यही ये प्रॉपर्टी बताती है। या तो आप इसको ग्राफिकली समझें, ये बहुत ही अच्छी बात है, वरना जो है आपको ये रट के रखना पड़ेगा कि f ऑफ x का जो इंटीग्रल है a टू b, वो सेम होता है a टू b इंटीग्रल, लेकिन जो वेरिएबल है उसको a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लिपिंग वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी जो है मिरर इमेज से रिलेटेड। ठीक है, ये थोड़ी सी ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाता हूं तो थोड़ी सी कठिन होगी समझने में, राइट? लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक इंटीग्रल है जो 0 to 2a, ठीक है, तो मैं उसको स्प्लिट कर सकता हूं दो इंटीग्रल्स जो कि 0 to a ही हों, दोनों के दोनों, लेकिन उनके वेरिएबल्स क्या होंगे, फर्स्ट हाफ तो 0 to a ही होगा, राइट? लेकिन जो दूसरे वाला हाफ है वो 2a माइनस एक्स होगा, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अलाउ करती है कि जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम आधे में स्प्लिट कर सकें, जो कुछ पीरियोडिक फंक्शंस में यूजुअली बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से और समझ आएगा। ये मैं आपको ग्राफिकली समझा सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू गो देयर एट दिस टाइम, वी कैन डू इट आफ्टर वी हैव डन सम एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए, ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी अभी हमने ये देखी है, ठीक है, जो हम एक ही इंटीग्रल को उसके आधे एरिया में स्प्लिट कर रहे हैं, वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है स्पेशल केसेस में। ठीक है, जब कि ये इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए, ये प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं, रिजल्ट बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि fx is equal to f of 2a minus x. ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अपर लिमिट थी वो 2a थी, राइट?
अगर मैं एक इन्वर्जन करता हूं इसका, तो जो फंक्शन है वो सेम ही रहता है, राइट। इसका कहने का मतलब ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा फंक्शन है, और सॉरी ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा एक फंक्शन है मेरे पास मान लीजिए, और ये जो है इसका ऑब्वियसली जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है वो ए पे आएगा, हाफ द बेस, राइट। नाउ ये फंक्शन किस तरीके का है, ये सिमेट्रिक है अराउंड द मिड पॉइंट, अराउंड द लाइन विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके अराउंड सिमेट्रिक है, और यही मतलब इस एक्सप्रेशन का है, fx is equal to 2a minus x, fx, ठीक है। आप करके देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है, कोई मतलब देख लीजिए x is equal to 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, f of 1, राइट। अगर ये सिमेट्रिक है फंक्शन, तो यहां से अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे आऊं, यानी 2a माइनस 1 पे आऊं, तो भी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए जो भी f1 है, राइट। और वही ये कह रहा है कि 2a माइनस एक्स पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अराउंड अ लाइन। तो अगर वो सिमेट्रिक है अराउंड अ लाइन, तो ऐसे फंक्शन में दिस विल बिकम 2 ऑफ 0 टू a, लिमिट आधी हो गई इसकी, fx dx। और अगर वो क्या है, इस पॉइंट के अक्रॉस सिमेट्रिक है, नॉट अक्रॉस द लाइन, इट हैज अ पॉइंट सिमेट्रिक, ओके, तब क्या होगा, तब वो 0 आ जाएगा इंटीग्रल, ओके। और इसका ग्राफिकली एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन दिखाई देगा हमें। तो ये फंक्शन थोड़ा इस तरह का दिखाई देगा कि ये फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं क्या है, साइन ऑफ एक्स, राइट। तो ये क्या है, पाई। तो दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक नॉट अराउंड दिस लाइन, इस लाइन के अराउंड तो सिमेट्रिक नहीं है ये क्या सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अराउंड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज है, ये ऐसे खींचा, इतने ही डिस्टेंस पे इस लाइन को एक्सटेंड करूं, तो ये फंक्शन पे आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ। और अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, तो देखिए, अगर ये जो जगह थी ये x1 थी, तो ये कौन सा होगा पॉइंट, 2a minus x1, right? This we can easily prove using the congruent triangles. We are not going to do that here. ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन मीट होती है, यानी कि वो पॉइंट सिमेट्री है उस फंक्शन में, तो ये इंटीग्रल 0 to 2a जो है 0 हो जाएगा, ओके। तो ये ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करिए, वरना प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसी चीज का जो अभी हमने ये किया, राइट, 0 to 2a वाला, इसका एक स्पेशल केस होता है जब हम अराउंड द ओरिजिन देखते हैं एक फंक्शन को, तब क्या हो जाता है,
कि अगर वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, यानी कि जैसे कि कॉस फंक्शन, देखिए जैसे कॉस फंक्शन, राइट, cos function is symmetric around y axis. तो उस केस में अगर हमारे पास एक होता है, मान लीजिए माइनस पाई टू प्लस पाई dx, this can be written as 0 to pi cos x dx 2 times. ओके, क्योंकि जो हमने मान लीजिए यहाँ इंटीग्रल निकाला वही इस साइड भी आएगा, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर ये अराउंड ओरिजिन सिमेट्रिक है, जैसे कि साइन एक्स होता है मान लीजिए, राइट, तो अगर हम यहाँ माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल लेते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, दोनों को ऐड किया 0 याद, ठीक है, तो उस केस में ये 0 आएगा। और यहाँ पे इस तरह के फंक्शंस का एक स्पेशल नाम भी होता है, जहां ये कंडीशन मीट होती है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल cos इज एन इवन फंक्शन, एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, ओके। और जहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, दोज आर ऑड फंक्शंस, okay, like such functions are like sin x, x itself, x cube for instance, right, all of these are odd functions. Understood? So these are our properties, okay. तो ये properties हैं, बहुत मुश्किल याद रखनी नहीं है, आप 2-3 बार भी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको प्रॉपर्टीज याद भी हो जाएंगी, प्लस आपको उनको कब यूज करना है वो भी समझ आने लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम 1-2 सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि इनकी एप्लीकेबिलिटी को समझ सके। तो इस तरह के इंटीग्रल्स हमेशा हमें नॉर्मली मुश्किल पड़ती है। क्या प्रॉब्लम है इस तरह के इंटीग्रल में, जहां पे भी मॉड्यूलस आता है हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पॉजिटिव वैल्यू किस तरह बनेगी, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है, हम डायरेक्टली इस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, कैसे पता चलेगा हमें, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -1, 0 और प्लस, राइट, इसको इक्वल टू 0 लगाया क्योंकि यहीं पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन से इंटरवल में क्या साइन है, ठीक है। और हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंटायर रेंज, वी हैव टू वरी बिटवीन -1 to 2, ठीक है। तो -1 से पहले क्या हो रहा है वी डोंट केयर, सो -1 से 0 तक इंटरवल में इसका क्या साइन है इस एक्सप्रेशन का, देखिए ये नेगेटिव है, minus into -1, right, this is also a negative number, और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट, राइट। फिर द नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इंटरवल इज 0 to 1, 0 to 1 में ये क्या है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव। और अब 1 to 2 इंटरवल में देखिए, ये क्या है, सभी कुछ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव। वैसे भी ऑल्टरनेटिंग होना ही चाहिए, राइट, इन जनरल, राइट। समटाइम्स ऑल्टरनेटिंग नहीं होता है, लेकिन यूजुअली होता है इस तरह की केस में, ठीक है। तो ये आप ने देखा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स के अराउंड इसकी ये वैल्यूज, राइट। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द इंटरवल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम इस पूरे इंटीग्रल को लिख देंगे -1 to 0 का इंटीग्रल बनाएंगे, एक इंटीग्रल हम बनाएंगे +0 to 1, और एक इंटीग्रल बनाएंगे +1 to 2, ठीक है। तो अब बताइए 0 to 1 में इसकी -1 to 0 इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वी हैव टू राइट इट एज अ नेगेटिव, राइट। फिर ये पॉजिटिव है, तो वी हैव टू राइट इट एज, okay. Now it is a trivial question, right? What is the integral we know? Can somebody tell me the integral for this, the indefinite integral, x cube minus x? That's a easy one. Please somebody tell me that. बताइए। इंटीग्रल बताना ना। हाँ, x cube minus x. सर x की पावर 4/4। यस सर, x की पावर 4/4 माइनस x² 2, right? Very good. So we will, now the limits are -1 to 0. Again, limits are 0 to 1. Limits are 1 to, we have to just put these values now, okay. The upper limit 0, so this becomes 0 entirely. Now -1 will be 1/4 minus 1/2. Okay, now the upper limit is 1, so 1/4 minus 1/2. Lower limit is 0. Now 2, right? Upper limit is 2, to 16/4 minus 4/2 minus 1/4 plus 1/2. Okay, so these gets fully cancelled out, and we are left with 8. So it's 4 minus 2 1/2 plus 2 plus 1/4. Is that all okay? Is the calculation correct? No, sorry, this is not correct. There is a mistake. Can somebody tell me where the mistake is? See, the upper limit was 0, then minus, so this will become minus plus. Now it is okay, right?
So what will it become? Everything else looks okay to me. Okay, so this is minus minus and this is plus. Okay. So 1 by 2 plus 1 by plus 1. Okay, plus 4 minus 2 plus 5 minus 1. So this is 3, 4 minus 1, 4, 15 by 4. Is that correct? Okay, I think it is okay. Let's do one more. Now, what property could we use in this? Can somebody guess what property we could use? See, finding this integral directly is a bit difficult, right? It's not impossible, but it's a bit difficult, right? We'll have to do integration by parts and so much. So what property can we use? Okay, so let's call it I. Okay, and we will use the inversion property. Okay, so what will we do? We will say this is same I is equal to pi to 0 and x sine pi by pi minus x sine pi minus x by 1 plus cos square pi. Okay, now what will that be equal to? That will be equal to 0 to pi minus x. What is pi minus sine pi minus x? What is sine pi minus x? Sine x what is cos pi minus x? Is minus cos x. So let me write it as sin x 1 plus cos square x, right? Which becomes pi sin x 1 plus cos square x dx minus x sin x 1 plus cos square x. See, this thing is actually same as the previous one, which was I. So we can replace it by I.